दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये एक मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर है। इस क्लस्टर में इतनी बड़ी संख्या में गैलेक्सी नजर आ रही है कि इन सब के कंबाइंड इफेक्ट से ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट बन गया। अब जिसकी वजह से इस क्लस्टर के पीछे गैलेक्सी लंबी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो इस क्लस्टर की इमेज हबल टेलीस्कोप ने ली थी। हबल टेलीस्कोप साइंस और इंजीनियरिंग के सबसे सक्सेसफुल इन्वेंशंस में से एक है और आपको तो पता ही है कि हबल टेलीस्कोप ने जो ब्रह्मांड की दुनिया में अपने कारनामे के जलवे दिखाए थे वो तो एक अलग ही थे। इसने हमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। हालांकि हबल की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन अब यूनिवर्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक और भी ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप चाहिए था और ये शक्तिशाली टेलीस्कोप बना द जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि 25 दिसंबर 2021 को ब्रह्मांड में उतारा गया था और बहुत ही कम समय में, यानी कि इतने से समय में इसने इतनी सारी डिस्कवरी कर डाली। अब दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप में ऐसे कई उपकरण लगे हैं जो हमारे इस ब्रह्मांड में किसी भी तारे के आसपास कोई ग्रह मौजूद है तो उसके बारे में ये टेलीस्कोप आसानी से पता लगा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर मौजूद उपकरण उन प्लैनेट के केमिकल कंपोजिशन को भी स्टडी करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वह प्लैनेट हैबिटेबल है भी या नहीं, यानी उस पर पानी की मौजूदगी रह सकती है या नहीं। इस टेलीस्कोप में स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस जैसे नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ भी लगे हैं जो इंफ्रारेड लाइट का यूज करके किसी प्लैनेट पर वाटर, CO2, मेथेन जैसे केमिकल की मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि इन केमिकल की मौजूदगी ये साबित करती है कि वह प्लैनेट हैबिटेबल हो सकता है या फिर उस प्लैनेट पर कोई सिविलाइजेशन पनप रही हो। अगर कोई प्लैनेट हैबिटेबल होगा तभी तो उस पर जीवन पनपेगा। हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अगर इसे पृथ्वी पर रख दिया जाए तब भी ये चांद पर मौजूद किसी मधुमक्खी की इंफ्रारेड हीट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। जाहिर है हमारी नॉर्मल स्केल पर तो ऐसा कर पाना काफी बड़ी बात है, लेकिन भाई यूनिवर्स के लिए इतनी पावर काफी नहीं है। भविष्य में हमें यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए इससे भी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमें केवल गैलेक्सी और स्टार्स पर ही नहीं बल्कि एक्सोप्लैनेट, ब्लैक होल्स, नेबुलास और ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानना बाकी है। आखिर जेम्स वेब हबल से कितना ज्यादा पावरफुल है इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस क्लस्टर की इमेज लेने के लिए जेम्स वेब को 12 घंटे लगे, जबकि हबल ने इसके लिए कई हफ्तों का टाइम लिया था। आप काफी इजीली देख सकते हैं कि जेम्स वेब वाली इमेज काफी ब्रीफ और एक्सप्लेन्ड है, जबकि हबल वाली थोड़ी सी ब्लर है। अगर हम इस इमेज के केवल एक छोटे से हिस्से पर भी फोकस करें तब भी आप देख सकते हैं कि जेम्स वेब वाली इमेज कितनी डिटेल्ड है। ये जो आपको पतली सी स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली में बहुत दूरी पर मौजूद स्टार क्लस्टर है। एक तरफ जहां जेम्स वेब की इमेज में हम इन स्टार क्लस्टर को आराम से देख पा रहे हैं, वही हबल की इमेज में इनका नामो निशान नहीं है। इतने सारे स्टार क्लस्टर और गैलेक्सी केवल स्पेस के एक छोटे से हिस्से में। दोस्तों जेम्स वेब के मिरर का साइज 6.5 mm है, जो कि किसी बड़े से मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है जिस पर बेरियम की कोटिंग चढ़ी है। वहीं अगर हबल को देखा जाए तो उसका मिरर केवल 2.4 मीटर के डायमीटर का ही है। हालांकि जेम्स वेब को हबल को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि अब ये दोनों टेलीस्कोप एक साथ मिलकर काम करेंगे और ब्रह्मांड को और भी बारीकी से स्टडी करेंगे। हालांकि इन दोनों के काम करने का तरीका अलग है। हबल टेलीस्कोप स्टार की लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम में स्टडी करता है, तो वहीं नया वाला जेम्स वेब इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ज्यादा फोकस करेगा। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा बड़ी होती है, तो इसका मतलब इंफ्रारेड लाइट डस्ट पार्टिकल के छोटे छोटे क्लाउड को आराम से पास कर सकती है। जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वह उतनी ही कम ऑसिलेट करेगी और अपने आसपास के पार्टिकल से बिना टकराए निकल जाएगी। और यही कारण है कि जेम्स वेब उन तारों और गैलेक्सी को भी देख सकता है जो बादलों के पीछे है, और तो और ये नेबुलाज के अंदर के मैकेनिज्म को भी आराम से स्टडी कर सकता है। इतनी पावर है इसके अंदर। साउथर्न रिंग नेबुला की इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि किस तरह जेम्स वेब ने इन स्टार से अलग होती हुई गैस लेयर को डिटेल में देख सकता है, जबकि हबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इंफ्रारेड लाइट यूज करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पास्ट में देखना। दोस्तों इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके कोई भी टेलीस्कोप स्पेस को ज्यादा डीप यानी गहराई में देख सकता है। स्पेस में जैसे जैसे कोई लाइट ट्रेवल करती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होती जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। इसलिए कोई भी लाइट जब ज्यादा समय तक स्पेस में ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और वह विजिबल से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आ जाती है। तो जो लाइट हम तक पहुंच रही है वह अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में है
तो इसका मतलब वह स्पेस में बहुत दूर से आ रही है, उन गैलेक्सियों से जो शायद अरबों साल पहले बनी हो। अगर आप एक बार फिर से उस गैलेक्सी क्लस्टर की इमेज को कंपेयर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जेम्स वेब वाली इमेज में कुछ नई गैलेक्सीज नजर आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है कि ये सारी नई गैलेक्सी अपने छोटे साइज की वजह से हबल में नजर नहीं आई है। हबल वाली इमेज में इससे भी छोटी गैलेक्सी दिख रही है, लेकिन ये कुछ गैलेक्सी हबल वाली फोटो में कैप्चर नहीं हो पाई, जबकि इनका साइज काफी बड़ा है। इसका कारण है इनकी डिस्टेंस। ये गैलेक्सी हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि इन्हें केवल इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके ही यानी ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत इन सभी गैलेक्सी का रेड कलर, जो बताता है कि इनसे हम तक पहुंचने वाली लाइट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जा चुकी है। इस इमेज में आगे दिखने वाली गैलेक्सी हमसे 4 अरब लाइट ईयर दूर है, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में खींची गई सबसे दूर की गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 13.1 अरब लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। यानी इतनी दूर की लाइट को भी 13 अरब साल लग जाएंगे वहां पर पहुंचने में। अब क्योंकि जेम्स वेब को इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करनी थी, जो कोई आसान काम तो नहीं है, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट तो हमारा सूरज भी छोड़ता है, तो ऐसे में ये भी हो सकता था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे सूरज की लाइट को ही कैप्चर कर ले। तो इसलिए हम जेम्स वेब को हबल की तरह पृथ्वी की ऑर्बिट में नहीं रख सकते थे, और वैज्ञानिकों को यह भली भांति पता था। काफी सोच विचार करने के बाद जेम्स वेब की पोजीशन सेकेंड लार्ज पॉइंट पर रखी गई, जो कि हमारी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। लार्ज पॉइंट किसी मैजिकल पॉइंट से कम नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर सूरज और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल इफेक्ट सेम रहता है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पाथ पर चलता रहता है बिना किसी फ्यूल का इस्तेमाल किए। टेलीस्कोप की बॉडी को सूरज की रेडिएशन से बचाने के लिए इसके नीचे वाले साइड को 5 सन शील्ड से कवर किया गया है, जिनका साइज लगभग किसी टेनिस कोर्ट के बराबर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में क्रायो कलर्स भी लगे हैं, जिनका काम टेलीस्कोप का टेम्परेचर लो वैल्यू पर रखना है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन जेम्स वेब को -250 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है, और इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल जेम्स वेब को इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट तो सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट छोड़ते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जेम्स वेब उसी इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर ले या पकड़ ले जो उसी के डिवाइस से निकली हो। इसे रोकने के लिए ही टेलीस्कोप का टेम्परेचर इतना कम रखा गया है, ताकि उसके डिवाइसेस से कम इंफ्रारेड लाइट इमिट हो। जेम्स वेब को केवल स्टार और बहुत दूर की गैलेक्सी को ही डिटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। आखिरकार यूनिवर्स में इनके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानने में साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहते हैं, और इनका नाम है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट जिस पर हम आने वाले टाइम में इंसान कोई अड्डा बना सके। आज तक हमने हाई टेक टेलीस्कोप से बहुत सारे स्टार और गैलेक्सी खोज निकाली है, लेकिन जब बात आती है एक्सोप्लैनेट की तो कहीं न कहीं ह्यूमन टेक्नोलॉजी लैग कर जाती है, क्योंकि आज तक हमने केवल 3780 प्लैनेटरी सिस्टम ढूंढे हैं, जिनमें 5180 एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया जा चुका है। 1990 में जब हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था, तब वैज्ञानिकों का इस बात पर ध्यान गया ही नहीं था कि हमें सोलर सिस्टम के बाहर भी प्लैनेट को ढूंढना चाहिए, और इसलिए हबल टेलीस्कोप में ऐसे उपकरण लगाए ही नहीं गए थे जो एक्सोप्लैनेट को ढूंढ सके। लेकिन अब 2021 में साइंटिस्ट इसके बारे में श्योर थे कि उन्हें किसी तरह एक्सोप्लैनेट की पढ़ाई करनी है, इसलिए इसके अंदर उपकरण लगाए गए। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हमारे भविष्य के प्लान क्या है। नैन्सी ग्रिक रोमन स्पेस टेलीस्कोप, इस फ्यूचर टेलीस्कोप का नाम नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर के नाम पर रखा गया है, जो शायद इसे 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। इसके मिरर का साइज तो हबल जितना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक 300 मेगापिक्सल कैमरा भी लगा होगा। इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल से 100 गुना ज्यादा होगा, ताकि यूनिवर्स के एक बहुत बड़े हिस्से को एक सिंगल इमेज में देखा जा सके। आप सोच रहे होंगे कि तब तक ये टेलीस्कोप मैग्नीफाइड इमेज कैसे लेगा। तो दोस्तों इस टेलीस्कोप को मैग्नीफाइड इमेज लेने के लिए बनाया ही नहीं जा रहा है। ब्रीफ इमेज लेने के लिए हमारे पास हबल और जेम्स वेब ही रहेंगे। रोमन को तो किसी और काम के लिए बनाया जा रहा है। असल में इस फ्यूचर टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की सबसे मिस्टीरियस चीज डार्क एनर्जी को समझने के लिए बनाया जा रहा है। रोमन टेलीस्कोप के बाद अगला प्लान लुवोयर टेलीस्कोप का है, जो शायद 2030 तक लॉन्च किया जाएगा, और इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। हालांकि इन फ्यूचर टेलीस्कोप के बारे में हमें अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपको इनके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।